गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज है सितंबर 30, थर्सडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार देख लेते हैं थोड़ा मोटे मोटे तौर पे आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू अबाउट द टॉक्सिक मटेरियल इन द फायर क्रैकर्स। जो हम लोग दिवाली पे, होली पे या त्योहारों पे जो फायर क्रैकर्स जलाते हैं उसके अंदर कुछ टॉक्सिक मटेरियल मिले हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पे कुछ कहा है, तो इसके बारे में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला रहने वाला है आपका 24 लाख प्रीलिमिनरी स्टूडेंट्स टू गेट द मील। भैया यहाँ इंडिया में जो मिड डे स्कीम थी, अभी सरकार ने उस मिड डे मील स्कीम को बंद कर दिया है और उस मिड डे मील स्कीम की जगह कुछ और हमने लॉन्च किया है। तो देखेंगे हम लोगों ने क्या लॉन्च किया है, क्या क्या इसके अंदर प्रोविजंस होने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। द हाई लेवल ऑफ द मैटरनल चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन कंटिन्यू टू प्लेग इंडिया। इंडिया में अभी भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन बहुत बड़े रैंपेट लेवल पे है, ऐसा कहा गया है एक रिपोर्ट के अंदर, और सरकारी रिपोर्ट है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तब जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस, पॉवर्टी, उस इशू से आप लोग इसको कवर कर सकते हो। अगला होने वाला है नीपा एंटीबॉडीज फाउंड इन द बैट सैंपल्स इन केरला। केरला में कुछ जो चमगादड़ हैं, बैट्स हैं, उनके ऊपर कुछ सैंपल्स लिए गए थे और उनकी बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडी पाई गई है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग जीएस पेपर 3 से। अगला आने वाला है हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया टर्म्स ऑफ द रेफरेंस। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती अभी जो है बहुत डीप होती चली जा रही है, तो हम लोगों ने क्या किया है, एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस बिटवीन नेवी टू नेवी किया है। थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप। और उसके अलावा जो आज का एडिटर रहने वाला है, जो यहाँ पे एडिट नहीं किया गया है, आज के एडिटर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, पीएम केयर फंड के बारे में। बहुत कंट्रोवर्सी में है आजकल, क्योंकि सरकार ने कहा है कि पीएम केयर फंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ आरटीआई। उसको लेके थोड़ी सी इसके बारे में एनालिसिस की गई है। हालांकि कोई खास एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। आरटीआई तो इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, गवर्नेंस के लिए वो सब, लेकिन मुझे नहीं लगता पीएम केयर फंड के लिए स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है वो, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट द एथोस ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल दैट, तो इसलिए वो नहीं करने वाला है। हाँ, कुछ और एडिटोरियल भी आज हम लोगों ने देखे लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंट लगे नहीं। खैर, जितना भी है उसको हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे आरटीआई वगैरह का। चलिए पहली न्यूज़ पे मूव करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। पहली न्यूज़ आती है किसके बारे में, फायर क्रैकर्स के बारे में। तो हम जो फायर क्रैकर्स जलाते हैं दिवाली पे, होली पे, क्रिसमस पे या जो भी त्यौहार होते हैं आपके, उस पे जलाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं और बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स भी रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर जब हम उनको जलाते हैं। हम सबको ये पता है ना, जब भी हम लोग दिवाली वगैरह पे पटाखे वगैरह जलाते हैं तो उसका धुआं हम लोगों को कितना नुकसान करता है, स्पेशली जो ओल्ड एज पीपल हैं और जो चिल्ड्रन हैं, है ना, और स्पेशली जिनको अस्थमा वगैरह या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा घातक है। आप कभी भी देख लीजिए, रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ लीजिए, जब दिवाली वगैरह के बाद कैसे सिटीज़ में जो ओल्ड एज लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अगले दिन या उससे अगले दिन हॉस्पिटल्स में एडमिट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार ने कुछ समय पहले इसको, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया गया था दिल्ली के अंदर कि आप और बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर के फायर क्रैकर को मत जलाइए। अगर आपको फायर क्रैकर का यूज़ करना है तो आप ग्रीन फायर क्रैकर्स को यूज़ कीजिए, क्योंकि इन फायर क्रैकर्स के अंदर एक स्पेशल तरह का एक इंग्रेडिएंट यूज होता है जिसका नाम होता है बेरियम। इसी को लेकर आज का आर्टिकल है। बेरियम जो है एक टॉक्सिक एक इंग्रेडिएंट है, इट्स वेरी वेरी टॉक्सिक। अगर ज्यादा देर तक अगर आपने इनहेल कर लिया, इसके संपर्क में रहे, तो आप बीमार हो सकते हो। तो ऐसी रिपोर्ट आई थी कि तमिलनाडु के अंदर या इवन पूरी कंट्री में जो फायर क्रैकर का यूज किया जा रहा है उसमें धड़ल्ले से बेरियम का यूज किया जा रहा है। तो एक सीबीआई की इंक्वायरी बिठाई थी सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, और सीबीआई की इंक्वायरी में ये आया है कि तमिलनाडु के अंदर स्पेशली, और इन पूरी कंट्री में ही, खैर मेनली तमिलनाडु पे फोकस किया गया है, उसके अंदर काफी ज्यादा बेरियम यूज किया गया है। और बेरियम आप ओपन मार्केट से कहीं पे भी खरीद सकते हो, बहुत ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बेरियम के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए, बेरियम एक हाईली रिएक्टिव केमिकल है, इसलिए तो यूज करते हैं क्योंकि रिएक्शन होता है, वो फटता है, आवाज करता है। बेरियम एक्चुअली जो आपके फायर क्रैकर के अंदर जो ग्रीन कलर होता है ना, उसको फटने के बाद जो वो ग्रीन कलर आपको नजर आता है, वो बेरियम की वजह से ही होता है। बेरियम वो केमिकल होता है, और क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है इसलिए ये हमारे नेचर में फ्री एलिमेंट नहीं पाया जाता है, ये किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो है पाया जाता है, बाद में इसको प्योर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपको इसमें पता होना चाहिए। बेरियम और थोड़ा सा सिल्वर कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बेरियम का यूज हम लोग रोडेंटिसाइड के लिए भी करते हैं। रोडेंटिसाइड मतलब समझ रहे हो आप, चूहे मारने की दवा,
है ना। रैट पॉइजन में भी बेरियम का यूज किया जाता है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा घातक है ये भैया, जिसका रैट पॉइजन में भी यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। एक्सरे मशीन में भी थोड़ा बहुत इसको कहीं ना कहीं इसको यूज किया जाता है, और जो ड्रिलिंग हम लोग करते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ इसका यूज आपको पता होना चाहिए। बेरियम इज अ सॉफ्ट सिल्वर वाइट मेटल विद अ स्लाइट गोल्डन शेड व्हेन अल्ट्रा प्योर। जब बहुत ज्यादा प्योर हो जाती है थोड़ा सा गोल्डन शेड ये ले लेता है, अदरवाइज जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो थोड़ा सा सिल्वरी कलर का होता है, और रिएक्शन करने के बाद थोड़ा सा ब्लैकिश और सिल्वरी हो जाता है। तो ये बेरियम के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो जीएस पेपर 3 में आपका साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से या केमिस्ट्री कुछ ना कुछ इधर से वो पूछ लेता है, क्योंकि न्यूज में रहा है। तो छोटी छोटी जो चीजें रहती है ना उस न्यूज़पेपर में, इनको आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए फायर क्रैकर वाला तो मुद्दा पुराना हो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेरियम के रिगार्डिंग आपसे उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है किसके रिगार्डिंग भैया, पीएम पोषण। पीएम पोषण हम लोगों ने जो है मिड डे मील हम लोग अपने इंडिया में स्कीम चलाते थे, जिसमें बच्चों को खाना मिलता था स्कूल के अंदर। जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो बच्चे एकदम मस्त खाना खा रहे हैं और खुश हैं, है ना। तो इससे एनरोलमेंट भी बढ़ गया था, बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़ गया, तो उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही थी। वो सारी की सारे चीज़ें यहाँ पे थी। इंडिया में मिड डे मील को सबसे पहले 1995 में लॉन्च किया गया था। मुझे याद है जब हम स्कूल में हुआ करते थे उसी समय ये स्कीम लॉन्च की गई थी। उससे पहले हमें अनाज मिलता था स्कूल में। आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, आई रिमेंबर 8th नहीं, आई वॉज इन 4th और 5th स्टैंडर्ड। तब हमें महीने में थोड़ा वीट मिलता था, गेहूं मिलता था स्कूल से, और हम लोग घर पे लेके आते थे, मम्मी बड़ा खुश होती थी। तो 1995 में मिड डे मील शुरू किया गया था इंडिया में। ठीक है, बहुत पुरानी स्कीम है, लेकिन अभी इस स्कीम को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। एक्चुअली रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, इसका सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं। इसका नाम हम लोग रख रहे हैं पीएम पोषण, पोषण शक्ति निर्माण। तो नई स्कीम जो है हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। इसमें बच्चों को एक गर्म खाना मिलेगा क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक। इसको आप याद रख लेना है, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8। इसमें 9th 10th 11th और 12th स्टैंडर्ड इसमें इंक्लूड नहीं है, ओनली क्लास 1 to 8th। गेटिंग दिस पॉइंट। अब जो नई स्कीम आई है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, बाल वाटिकास को भी इंक्लूड कर रहे हैं। बाल वाटिका क्या होता है, बाल वाटिका एक प्री स्कूल होता है। जो बच्चे 6 साल के लाइक बच्चे होते हैं, जो 6 साल से छोटे होते हैं, उनके लिए 1 साल हम लोग प्री स्कूल ले रहे, नर्सरी टाइप का होता है ये, है ना, जो यूकेजी एलकेजी करते हैं बच्चे, थोड़ा थोड़ा उस टाइप का होता है। तो जो बच्चे 6 साल से कम उम्र के होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, एक प्री स्कूल में डालते हैं 1 साल के लिए, जिसे कहा जाता है बाल वाटिका। तो बाल वाटिका को भी इसमें इंक्लूड किया जाना है। क्यों किया जाना है, क्योंकि सरकार ने जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की थी उसमें हम लोगों ने प्री स्कूल स्टूडेंट को भी फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जोड़ दिया है। पहले प्री जो प्राइमरी स्कूल होता है इसको फॉर्मल एजुकेशन के अंदर नहीं माना गया था। फॉर्मल एजुकेशन हम लोग मानते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ऑल दैट। लेकिन फर्स्ट से पहले जो प्री प्राइमरी होता है, नाउ दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इस स्कीम को हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 5 साल के लिए 2025-2026 तक लॉन्च करके देखेंगे। अगर ये अच्छे से काम करेगा तो इसको हम लोग फ्यूचर में भी इंप्रूव करने वाले हैं। इससे बच्चों का न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ेगा, उनको एजुकेशन की एनकरेजमेंट मिलेगा, लर्निंग के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा, और स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ेगा। स्पेशली जो पुअर पीपल होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, अतुंध्या स्कीम वगैरह का यूज़ का नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली उनके बच्चे स्कूल में आएंगे, कम से कम उनको यहाँ पे न्यूट्रिशियस फूड तो मिलेगा, बच्चों का हेल्थ इंप्रूव होगा। फैमिली के ऊपर जो बर्डन होता है, फूड का बर्डन बच्चों के लिए, तो वो भी थोड़ा सा कम हो सकता है। एनरोलमेंट बढ़ेगी, ओवरऑल हमारा लिटरेसी लेवल बढ़ेगा, और लिटरेसी लेवल बढ़ेगा तो यही बच्चे जो बाद में जाके हमारा जीडीपी के अंदर भी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। तो ये पीएम पोषण स्कीम आपको ये पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा पीएम पोषण के बारे में और मिड डे मील के बारे में आप थोड़ा गूगल वगैरह कर लेना, और कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, क्योंकि न्यूज़ में है इसलिए एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है नीपा वायरस को लेके आती है। नीपा वायरस, आपको पता है कि केरला में जो है पिछले महीने से नीपा वायरस के कुछ केसेस आ गए थे। हालांकि अभी कई दिन हो गए हैं, वहां का कोई नीपा का नया केस नहीं आया है, लेकिन कुछ स्टडीज की गई थी। किसमें स्टडी की गई थी, जो बैट्स थे, बैट्स के जो है ब्लड सैंपल लिए गए थे, और उस ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी पाई गई है। जैसे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है ना, अगर आपको वायरस हो जाता है, रिकवर हो जाते हो, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं। इसी तरह बैट्स की बॉडी में भी एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। किस बात का प्रूफ है ये, इस बात का प्रूफ है कि ह्यूमंस के अंदर जो नीपा वायरस आया था वो आपका बैट से ही आया था। दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस। तो ये जो बैट होता है ना जिसके अंदर नीपा वायरस पाया जाता है, इसे बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स।
और नीपा जो है कि वो जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक का मतलब वो डिसीज होते हैं जो एनिमल से मैन मतलब ह्यूमन के अंदर एंट्री करते हैं, उन्हें कहा जाता है जूनोटिक डिसीज, है ना। कोरोना वायरस इज ऑल्सो जूनोटिक डिसीज, ठीक है। नीपा इज ऑल्सो जूनोटिक डिसीज, इबोला इज ऑल्सो जूनोटिक डिसीज, HIV इज ऑल्सो जूनोटिक डिसीज, है ना। मलेरिया, डेंगू, दे आर ऑल जूनोटिक डिसीज। एक बार वो जब ह्यूमन में आ जाते हैं तो उसके बाद वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो जाते हैं, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपका एनिमल टू मैन ह्यूमन होता है ना। और ये जो सैंपल है, एक बैट का एक स्पेशल तरह का एक स्पीसी होता है जिसे कहा जाता है टिरोपस। तो ये टिरोपस के अंदर से पाए गए हैं। आपने हर चीज यहाँ पे याद रखनी है। और ये सैंपल किसने लिए थे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसका सेंटर हेडक्वार्टर जो है वो पुणे के अंदर है। कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नीपा वायरस जो है वो पिग्स को भी जो है बीमार कर सकता है। तो आप जब पिग्स को कंज्यूम करते हो तो पिग्स से वो ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। इसका मेन लक्षण क्या होता है? मेन लक्षण होता है एंसेफाइटिस। एंसेफाइटिस का मतलब होता है कि स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है। आपके ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और इसका जो मोर्टेलिटी रेट है ना भैया, वो भी बहुत ज्यादा है। 40% से 75% के लोग जिनको इन्फेक्शन होता है, दे कैन बी डेड बॉडीज, है ना। बहुत ज्यादा होता है। और वो डिपेंड करता है लोकली आपके पास कैसी मेडिकल सुविधाएं हैं। अगर अच्छी खासी मेडिकल सुविधाएं हैं तो ये थोड़ा कम भी हो सकता है ना। तो लेकिन काफी ज्यादा है फिर भी अगर आप देखो तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए नीपा वायरस के लिए अभी हमारे पास कोई ना तो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है स्पेसिफिक, और ना ही हमारे पास कोई वैक्सीन है नीपा वायरस के लिए। इसका जो इलाज किया जाता है जनरली जो हमारे पास नॉर्मल दवाइयाँ वगैरह होती हैं उसी से इसका इलाज किया जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा फोक्स, फ्लाइंग फोक्स इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पिग्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ये फ्रूट्स को भी खाता है, तो फ्रूट्स के थ्रू भी जो है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। स्पेशली जो खजूर होती हैं, डेट्स बहुत पसंद होती हैं बैट्स को। तो वो जब डेट्स खाता है तो वो डेट्स से उनसे डेट्स में ट्रांसफर हो जाता है। और जब डेट्स को हम लोग खाते हैं, खजूर को खाते हैं, तो हमारी बॉडी में भी ट्रांसफर हो सकता है। और एक बार अगर वो हमारी बॉडी में आ जाता है तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है। हालांकि इसका ट्रांसमिशन रेट उतना ज्यादा नहीं है जितना कोरोना वायरस का है, बट स्टिल इट्स वेरी डेंजरस। इसका मोर्टेलिटी रेट इज वेरी वेरी हाई। और ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हालांकि आज का क्वेश्चन आपका एडिटोरियल सेक्शन से नहीं है, लेकिन नॉर्मल न्यूज से है, लेकिन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि कोविड-19 एंड द फ्रीक्वेंट लॉकडाउन्स हैव ट्रिमेंडस नेगेटिव इम्पैक्ट on health sector in general and on women and children in particular. Definitely in this backdrop discuss the challenges to improve the situation and suggest some measures. कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 150 वर्ड्स में बना बनाया क्वेश्चन है, और द हिंदू के आज के टॉपिक में बना बनाया ही इसका आंसर है। ठीक है, तो आपका 70% आंसर इस टॉपिक से कवर हो जाता है। उसके अलावा कुछ और चीजें आपको इधर उधर से खोजनी पड़ेंगी। क्या कह रहा है, देखिए कह रहे हैं कि यूनिसेफ जो इंडिया है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ इंडिया है, उसने अभी रिसेंटली अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। उसने कंप्रीहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो अभी रिसेंटली हुआ था, इसकी रिपोर्ट को ध्यान में रख के कुछ कमेंट्री की है। कमेंट्री इन द सेंस कि कुछ बोला है। इन्होंने कहा है कि इंडिया में पिछले कुछ टाइम में, लाइक पिछले 10-20 साल में, मैटरनल मोर्टेलिटी को लेके और चिल्ड्रन हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और जो चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन है, ये अभी भी हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करना और ज्यादा बाकी है। देखिए जो CNN है और NHFS है, इसने अपने सर्वे में क्या पाया। इसने पाया कि इंडिया में 1/3 यानी कि 33% बच्चे जो 5 साल से कम हैं, दे आर स्टंटेड, मतलब वो कुपोषित हैं। उनकी हाइट और उनका वेट उनकी उम्र के हिसाब से नहीं है, बिकॉज उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। सीधा सीधी सी बात है। और क्या कहता है, कह रहा है कि 1/3 ऑफ देम, इनमें से 1/3 बच्चे अंडर वेट हैं भैया। 2/3 ऑफ 2 आउट ऑफ 10 चिल्ड्रन, मतलब 10 में से 2 बच्चे जो हैं वो न्यूट्रिशनली वेस्टेड हैं, उनको न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है। अब आप ये सोचिए, इतना कम उम्र में ही बच्चे अगर अंडर वेट होंगे, स्टंटेड होंगे, अंडर न्यूट्रिशन होंगे, तो भैया आगे जाके क्या ही करेंगे। क्योंकि वो तो अगर एक बार डेवलपमेंट उनका बचपन में रुक गया तो डेफिनेटली वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी डेंजरस है, और पूरा इकोनॉमिक कंट्री की
डेवलपमेंट के लिए भी डेंजरस है ना। ये पूरी की पूरी चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सीएनएन ने से ये भी कहा है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी देश में नई उभरती आ रही है, वो है ओवरवेट की। तो बच्चे सिर्फ अंडरवेट ही नहीं है, ओवरवेट की भी समस्या है यहाँ पे। ओबेसिटी इज ऑल्सो गेटिंग वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन इंडिया दीज डेज। माइक्रो न्यूट्रेंट की प्रॉब्लम है बच्चे में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्यादातर राइस कंज्यूम करते हैं और वीट कंज्यूम करते हैं, और राइट और वीट में माइक्रो न्यूट्रेंट्स तो नहीं होते हैं। यही हमारा स्टेपल फूड है, जिसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रेंट की प्रॉब्लम, मतलब जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उनकी भी प्रॉब्लम जो है वो इंडिया में है। हालांकि इंडिया ने 2008 में पोषण अभियान चलाया, 2018 में चलाया था पोषण अभियान, जिसमें बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड दिया जाना था आंगनवाड़ी सेंटर्स वगैरह में। लेकिन भैया फिर 2020 में वो कोविड आ गया और उसकी वजह से ये भी एकदम बैकफुट पे चला गया है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स तो आपका पता चल गई कि चैलेंजेस क्या है हमारे सामने, प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे। अब इसको सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखिए, कुछ सॉल्यूशन इन्होंने सजेस्ट किए हैं। पहला इन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए हर लेवल पे, मतलब नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और बिल्कुल लोकल जो पंचायत लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए, जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्पावर कर सके, उनको मोटिवेट कर सके, और वो ज्यादा से ज्यादा इस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। दूसरा कहता है अनइंटरप्टेड यूनिवर्सल टाइमली एंड द हाई क्वालिटी कवरेज ऑफ द एसेंशियल एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन सर्विसेज। जो न्यूट्रिशन सर्विस आप लोगों को देते हो, बच्चों को देते हो, वीमेन को देते हो थ्रू आंगनबाड़ी, स्कूल्स या जो भी आपने करना है, वो बिल्कुल एकदम यूनिवर्सल होना चाहिए। लाइक उसके अंदर डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि एक कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अनइंटरप्टेड होना चाहिए, अनइंटरप्टेड इन द सेंस को कंटिन्यूस रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि 6 महीने तक तो हमने सर्विस बहुत अच्छे से दी, उसके बाद 6 महीने उनको बच्चों को बिल्कुल कुछ मिला ही नहीं। भैया अनइंटरप्टेड होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। अगर आप 6 महीने तक बच्चों को अच्छी सप्लाई देते हो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की, और उसके बाद 3 महीने नहीं देते हो, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अनइंटरप्टेड होनी चाहिए और टाइम पे भी देना चाहिए। पता लगे जरूरत आ जाए और महीने के बाद सर्विस मिल रही है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। और एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, ऐसे मुंह उठा के नहीं देना है, पहले आपने एविडेंस कलेक्ट करने हैं, साइंटिफिक एविडेंस, उसके बेसिस पे ही आपको देना चाहिए कितना वो लोग रिकमेंड करते हैं। ठीक है, अगला कहता है इनोवेशंस इन द सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। देखिए थोड़े समय पहले एक न्यूज आया था कि पुणे के अंदर, पुणे से थोड़ा दूर जाके कुछ इंटीरियर एरियाज थे, जंगल वंगल थे वहां पे, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वैक्सीन या जो दूसरी मेडिसिन की सप्लाई है ड्रोन के थ्रू दे रहे हैं, ड्रोन से दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे रोड्स वगैरह नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। तो ये भी तो एक इनोवेशन सर्विस डिलीवरी ही है। तो भैया समय चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो उसके हिसाब से आप भी कुछ ऐसे इनोवेटिव मेथड निकालिए जिससे आप लोगों को सर्विस डिलीवरी प्रॉपर तरीके से दे सको। तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरत है यहाँ पे। और फाइनेंसिंग की तो समस्या है ही हमारे यहाँ पे, तो आपको प्रॉपर फाइनेंसिंग भी करना पड़ेगा। जो स्टाफ इसके अंदर इंक्लूड होता है, जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सबको प्रॉपर तरीके से फाइनेंस करेंगे तो सर्विस जो है वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर की जा सकती है। अगला क्या कहता है, न्यूट्रिशन नीड्स टू बी रिटेन्ड एज अ की इंडिकेटर फॉर द डेवलपमेंट। अभी तक हम लोग डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन को कंसीडर ही नहीं करते हैं। हम कंसीडर करते हैं डेवलपमेंट के अंदर हमारा पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन, ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर की जो हेल्थ होती है, हेल्थ सेंटर्स एंड ऑल दैट, हम न्यूट्रिशन को कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो सरकार को न्यूट्रिशन को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्यूशन इन्होंने सुझाव रखे हैं, और भी कुछ सॉल्यूशन आप गूगल वगैरह कर सकते हो, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, और उसके बाद आप इस आंसर को प्रॉपर तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्या कहता है, नेक्स्ट न्यूज कह रही है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन टर्म्स ऑफ द रेफरेंस फॉर द नेवी टू नेवी टॉक्स। ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, नेवी टू नेवी टॉक। ये आर्मी टू आर्मी नहीं है, आर्मी टू नेवी नहीं है, नेवी टू एयरफोर्स नहीं है, नेवी टू नेवी टॉक है। ठीक है, नेवी टू नेवी टॉक। तो इंडिया ने क्या किया, अभी जॉइंट गाइडेंस फॉर द इंडिया ऑस्ट्रेलिया नेवी टू नेवी रिलेशनशिप डेवलप किया है, जिसके तहत हम लोगों ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस इशू किया है, और हमारी और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी आपस में डायरेक्ट कोलैबोरेट कर सकती हैं। और इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ इस तरह का ये पहला डॉक्यूमेंट साइन किया गया है, अभी तक किसी और कंट्री के साथ हमने ये नहीं किया है। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कई फोरम ऐसी हैं जहां पे वो ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम, ठीक है, और IONS। थोड़ा सा आपको मैं इंडियन रिम एसोसिएशन के बारे में बता देता हूं, लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों को भी गूगल जाके पढ़ें और अपने नोट्स के अंदर ऐड करें, क्योंकि कई बार पास्ट में देखा गया है कि यूपीएससी में उन्होंने क्या किया, इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दे दी और उसके बाद उनको बोला कि आप इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर के अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री हैं, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, उसके अंदर कोई नया मेंबर ऐड हुआ है तो वो कौन सा मेंबर ऐड हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस तरह की जो भी रीजनल कॉर्पोरेशंस हैं जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है,
या फिर वो इंडियन ओशन के रिगार्डिंग है, या फिर वो कोई हमारे नेबरहुड में है, हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन नई है चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन पुरानी है, डजेंट मैटर। अगर उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया एक स्टेक होल्डर है, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, चलिए क्या कहता है, कह रहा है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ये 1997 में इसको फॉर्म किया गया था। अभी फिलहाल इसमें 23 कंट्रीज हैं और लेटेस्ट कंट्रीज में फ्रांस है जो इसका नया मेंबर बना है। फ्रांस इज द लेटेस्ट कंट्री। 2020 में जो इसकी मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के अंदर हुई थी, दुबई में इसकी मीटिंग थी। तो इनका मेन एजेंडा क्या रहता है, मेन एजेंडा रहता है प्रोमोटिंग अ शेयर डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रोस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के अंदर जो नेविगेशन है, जो प्रोस्पेरिटी है, जो पीस है, उसको एस्टेब्लिश करना इसका मेन मुद्दा होता है। इसको जब फॉर्म किया गया था 1997 में, तो बेसिकली इसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका ये दो फाउंडिंग कंट्रीज थी। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। उसके अलावा जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपने गूगल कर लेना है और अपने नोट्स के अंदर जो जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आपने इसको लिख लेना है, वहां का ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्या कहता है, नेक्स्ट न्यूज ये कह रही है कि भैया आरबीआई ने लिफ्ट कर दिया है पीसीए कर्व। कर्व का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, कंट्रोल। आईओबी के मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक। अब ये पीसीए क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पीसीए का मतलब होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव मतलब आपको उसको करेक्ट करना है, और किसी चीज को आप करेक्ट क्यों करते हो, जब उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, प्रॉब्लम है एनपीए की प्रॉब्लम है। तो ऐसे बैंक्स जिनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड बहुत ज्यादा वीक हो गया था, या जिसके अंदर एनपीए बहुत ज्यादा हो गया था, अपने एनपीए को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे थे, तो 2016 के अंदर आरबीआई ने एक नई स्कीम चलाई थी। स्कीम नहीं मतलब एक तरह का प्रोग्राम था जिसे कहा गया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। इस एक्शन के तहत उन बैंकों के कुछ फंक्शंस के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया था। कैसे, जैसे उनकी लैंडिंग लिमिट लगा दिया गया था कि भाई आप इससे ज्यादा लैंड नहीं कर सकते, क्रेडिट नहीं कर सकते। अगर वो कोई नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। पेमेंट वगैरह के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। अपने शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देते हैं उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। कहने का मतलब ये है, आरबीआई को सीधा सीधा बोला, अगर आपको बैंकिंग फंक्शन करना है तो पहले आप अपने सुधार कीजिए, अपनी फंक्शनिंग को इंप्रूव कीजिए, तभी हम लोग आपको एनपीए से बाहर, इसके पीसीए से बाहर निकालेंगे। तो अभी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करने के बाद आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक को पीसीए स्कीम से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन आरबीआई ने उसको साफ साफ वार्निंग दी है। आरबीआई ने कहा है कि अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो नहीं करोगे, हम दोबारा से आपको पीसीए के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, चलिए आज का एडिटोरियल कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के रिगार्डिंग है। पीएम केयर फंड की देखिए वेबसाइट, देखिए कितनी जबरदस्त बनाई हुई है ना। ये पीएम इंडिया की वेबसाइट है। इसमें देखिए हर जगह मोदी जी की फोटो लगी हुई है, इनके प्रोग्राम वगैरह के बारे में बताया हुआ है, मन की बात यहाँ पे आप देख सकते हो। पीएम केयर फंड की जब आप वेबसाइट ओपन करोगे ना, आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, जहाँ पे यहाँ पे होम, अबाउट, डोनेट एंड ऑल दैट वो सब दिया हुआ है। अगर आपको डोनेट करना है, डोनेट के अंदर दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है डोमेस्टिक डोनेशन, एक आता है फॉरेन डोनेशन। अगर आप फॉरेन से बिलोंग करते हो तो इस क्लिक के ऊपर जाके कर सकते हो। देखिए हर जगह यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी की फोटो लगी हुई है, ट्राई कलर का यूज किया गया है ना, इंडियन सिंबल्स का यूज किया गया है, बेसिकली जो हमारे हेरिटेज सिंबल्स हैं ऑल दैट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया अबाउट पीएम केयर फंड, देखिए लिखा गया है दिस फंड इज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। द ट्रस्ट डीड of the Prime Minister Care Fund has been registered under the Registration Act 1908 at New Delhi and all that। तो साफ सी बात है, इन्होंने कहा है कि दिस पीएम केयर फंड इज अ ट्रस्ट, इज अ ट्रस्ट। ठीक है, और देखिए क्या कहा है, और कौन कौन होते हैं इसके मेंबर। प्राइम मिनिस्टर इज द एस ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द पीएम केयर फंड, ये इसकी वेबसाइट से मैं दिखा रहा हूं आपको। और मिनिस्टर ऑफ द होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये इसके एस ऑफिशियो ट्रस्टीज होते हैं। तो साफ साफ इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं, और ये जो 3 मिनिस्टर हमारे वो एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज हैं। साफ साफ इसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। लेकिन इस वेबसाइट से जो डेटा लेके किसी भाई साहब ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल डाल दी, और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर फंड को आरटीआई के अंदर आना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एस ऑफिशियो चेयरमैन एंड अदर मिनिस्टर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इट। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, PM Care Fund is not a government body. PM Care Fund is a trust and trust cannot come under the RTI Act. So राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप PM Care Fund से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब
आपको पता है कि पीएम केयर फंड को पिछले साल ही एस्टेब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था? कोविड की वजह से, है ना, कि सर मोदी जी ने अपील किया था दुनिया को कि आप इसके अंदर करिए, क्योंकि कोविड की हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। उसके लिए लोगों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया था, है ना। तो पीएम इसका फुल फॉर्म होती है सिटीजन असिस्टेंस एंड द रिलीफ इन द इमरजेंसी सिचुएशन, दैट यू ऑलरेडी नो। इसके अलावा इंडिया में एक और फंड होता है जिसे कहा जाता है एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। ये एक कानून के तहत बना है ना। जो हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया था, तो उस समय हम लोगों ने एसडीआरएफ बनाया था और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड भी बनाया था। इसके बारे में हम लोग पिछले 2-3 दिनों में कर चुके हैं। ये क्योंकि एक एक्ट के तहत बना है, इसलिए आरटीआई एक्ट के अंदर भी आता है। और इसको कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको ऑडिट भी करता है, क्योंकि ये डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंदर में आता है। ठीक है, एक तो ये चीजें हो गई। तो हमारे पास दो चीजें हो गई। एक तो हमारे पास हो गया पीएम केयर फंड जो हेल्प करने के लिए बना है, एक हमारे पास हो गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, ये भी डिजास्टर की हेल्प के लिए, डिजास्टर में हेल्प के लिए बना है। एक और फंड होता है हमारे पास जिसे कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, पीएमएनआरएफ। याद रहेगा, पीएमएनआरएफ। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1948 में, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एंड दिस वाज एस्टेब्लिश आल्सो एज अ ट्रस्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसको एज अ ट्रस्ट इसको एस्टेब्लिश किया गया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन इसके ट्रस्टी हैं। तो इसमें और पीएम केयर फंड में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? कि पीएम केयर फंड के अंदर प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, ऑपोजिशन ऑफ लीडर का कोई रोल नहीं है। लेकिन 1948 में जो ट्रस्ट बनाया गया था, इसमें प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल है। दे आर द ट्रस्टीज। इसका मतलब दे ऑल्सो हैव अ मोरल ऑब्लिगेशन, है ना। तो उसके अंदर कुछ करप्शन वगैरह नहीं कहे हो, चांसेस बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो पीएम केयर फंड जो है, इट इज नॉट क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ लॉ। कोई कानून हम लोगों ने पास नहीं किया, कोई नोटिफिकेशन हम लोगों ने पास नहीं किया सरकार ने। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक वेब पेज बना दी गई, वेबसाइट बना दी गई। उस वेबसाइट पे कुछ लिंक दे दी गई जिसके अंदर जो है लोग पैसा दे सकते हैं। और उसके अंदर जो भी पैसा आता है पीएम केयर फंड के अंदर, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्योंकि अगर वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आता तो उसको कैग उसको ऑडिट कर सकती थी, तो कैग इसको ऑडिट नहीं कर सकती। लेकिन सरकार का कहना है कि कैग जो है किसी को जी के चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करती है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इसके फंड को, पीएम केयर फंड को ऑडिट करता है, इसलिए पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि नहीं, वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसको आप आरटीआई के अंदर जरूर लेके आइए। इट शुड बी अ पब्लिक अथॉरिटी, नॉट अ चैरिटेबल ट्रस्ट। भैया, जब आप वहां पे प्राइम मिनिस्टर का नाम यूज कर रहे हो, उनका सिंबल यूज कर रहे हो, ट्राई कलर यूज कर रहे हो, अशोक चक्रा का यूज कर रहे हो, तो इतने सारे जो आप नेशनल सिंबल्स का यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब दैट शुड कम अंडर द स्क्रूटनी ऑफ आरटीआई। आप छुपा क्यों रहे हो? आरटीआई के अंदर आने दो ना, दुनिया को पता लगने दो। दिक्कत क्या है? अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? ऐसा कहना है। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बात है। सरकार ने अपनी एफिडेविट में ये भी कहा है कि जो पीएम केयर फंड के अंदर जो भी पैसा आता है या जो भी पैसा जाता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है, उसके अंदर सरकार का, प्राइम मिनिस्टर का किसी तरह का भी कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो डिसीजन इंडिपेंडेंटली ट्रस्टीज के द्वारा लिया जाता है। तो सोच के देखो, अगर उसमें पीएम का कोई कंट्रोल नहीं है या मिनिस्टर्स का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उनका नाम उनकी वेबसाइट के ऊपर क्यों है? उसको प्राइम मिनिस्टर क्यों पर्सनली प्रमोट करते हैं? तो यहां पे ये भी एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा जो पहले से पीएम ये जो बना हुआ है पीएम नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, जो 1948 में बना था, इसके अंदर करोड़ों रुपए अभी अनयूटिलाइज्ड पड़े हुए हैं। अरे भैया, पहले आप उनको तो यूटिलाइज कीजिए। करोड़ों रुपए इसके अंदर इनयूटिलाइज पड़े हुए, तो सरकार उसको तो यूज कर नहीं रही है, ऊपर से नया फंड आप क्रिएट कर रहे हो। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है जो इस एडिटोरियल के अंदर बताया गया है। ये मेरे पर्सनल व्यू बिल्कुल भी नहीं है, ये सारा का सारा इस एडिटोरियल के अंदर बताया गया है। और इस एडिटोरियल को लिखने वाले जो आदमी है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी अथॉरिटी है, क्योंकि वो पहले इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं। मतलब आरटीआई के चेयरमैन रह चुके हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हो। तो अपने आप में बहुत बड़ी अथॉरिटी है। जब इतना बड़ा अथॉरिटी वाला आदमी जब इस तरह की चीजें लिखता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ वेटेज होता ही होता है। अब आप ये देखिए, जब इसके अंदर ये मिनिस्टर्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब दैट शुड कम अंडर द आरटीआई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पर्सनली इसको एडवर्टीजमेंट करते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी, अगर प्राइम मिनिस्टर और ये मिनिस्टर्स अगर इसके
इसके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया, क्योंकि कोई भी मिनिस्टर या कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी ऐसी संस्था का पार्ट नहीं हो सकते हैं जिससे आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन जनता से लेते हो। अगर ऐसा होता है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, और अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर अगर आप पाए जाते हो तो आपको अपने पोस्ट से रिजाइन भी देना पड़ सकता है। तो अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आ गया तो प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्टर्स को रिजाइन करना चाहिए, और करना भी पड़ सकता है। ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि इस के तहत, मतलब पीएम केयर फंड के तहत एफसीआरए मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है उससे भी इसको एग्जाम्पशन दी गई है। मतलब आप फॉरेन से भी फंडिंग ले सकते हो, लेकिन आप यू वेरी वेल नो कि इंडिया में बहुत सारे एनजीओ की फॉरेन फंडिंग हम लोगों ने रोक दी थी, लेकिन पीएम केयर फंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा फंडिंग आई हुई है। इवन जो टिकटॉक इंडिया है या जो आप बोलिए जो पबजी गेम है ना, उन कंपनी से भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा कहा जाता है कि पीएम केयर फंड के अंदर बहुत ज़्यादा फंडिंग आई हुई है। तो शायद सरकार इसलिए इसको नहीं लेकर आना चाहते, वी डू नॉट नो। इवन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है अमेंडमेंट किया गया था सरकार ने, जिसमें कुछ लोगों को टैक्स बेनिफिट भी दिए गए थे। मतलब टैक्स बेनिफिट, अगर आप पीएम केयर फंड के अंदर पैसा देते हो तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, इनकम टैक्स। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इस एडिटोरियल के अंदर बताई गई हैं। तो कहने का मतलब यह कि पूरे का पूरा कंक्लूजन वो नहीं निकलता है कि सरकार को अपनी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर उनकी नीयत साफ है तो डेफिनेटली इसको आरटीआई के अंदर लाना चाहिए। तो रादर देन यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम टैक्स लॉज एंड अदर लॉज ऑफ द लैंड, आप क्या करिए, सीधा साफ बोलिए जनता को, देखो भैया मेरी नीयत बिल्कुल साफ है, पीएम केयर फंड के अंदर कोई भी करप्शन नहीं हो रहा है, कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं हो रहा है, तो आई जस्ट ब्रिंग दिस पीएम केयर फंड अंडर द आरटीआई। इससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि जनता का सरकार के ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट डेवलप होगा। अगर सरकार के पास कुछ छुपाने को नहीं है तो बताइए प्रॉब्लम क्या है। और अगर सरकार इसको एज अ ट्रस्ट ही करना चाहती है तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर इसमें इतना ओपनली इसको एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वो भी आपको बंद करने की जरूरत है। हर जगह आपको प्राइम मिनिस्टर का फेस लगाने की जरूरत नहीं है, मिनिस्टर्स का नाम यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा किसने बोला है? श्रीधर आचार्युलू, इनका नाम जो है यहाँ पे आया है। ये हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं भूतपूर्व, अभी तो रिटायर हो चुके हैं, अभी वो पढ़ा रहे हैं खैर स्कूल ऑफ लॉ में, महिंद्रा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में पढ़ाते हैं। तो भैया इतने बड़े आदमी के विचार हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है, चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।